हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ जी, आ जाओ आप सब। उम्मीद है सस्ते हैं, मस्त हैं। आ जाइए। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आ जाइए बेटा जी, आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन चैप्टर में जिसका नाम है डीएनए ब्लॉक के तत्व। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? हेलो शिब्बू, हेलो जागृति। आज थोड़ी ना छुट्टी है भाई। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कैसे हो आप सब? हेलो प्रियंका जी, हेलो इमरान, हेलो फिजा, हेलो अंजलि, नागेंद्र, गुलफाम, विशाल, जिद्दी गर्ल, हेलो अंकिता जी, गुड इवनिंग। हेलो कुमार जी, हेलो जोसेफ, हेलो 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 पवन, हेलो मयंक, हेलो जूली, रोहित जी कैसे हो? पवन, वीरू, अमर, आकांक्षा जी गुड इवनिंग, हेलो शीतल, लल्ला, सुमित जी गुड इवनिंग। ओके, आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ रहा है भाई, आप सभी का कमेंट आ रहा है बेटा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। थैंक यू मंजीत, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन। बेटा कल से हूं, आज नहीं हूं, ठीक है? आज तो हूं बेटा। कल परसों नहीं हो पाएगी, ठीक है? हाँ जी बेटा। अरे आज तो आऊंगा ना, आज तो पढ़ाऊंगा ना, कल से हो तो ओके। तब आपकी उस टाइम पर फिजिक्स की और बायोलॉजी की क्लास हो जाएगी। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो ध्यान से, अगर कल वाला बेटा कोई सवाल नहीं बना है ना, तो क्या पता वो आज वाले टॉपिक से क्लियर हो जाए अर्पित, ठीक है? ओके, तो कल वाला जो टॉपिक होगा उसमें मैंने चुंबकीय आघूर्ण के क्वेश्चन डाले थे जो आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है? चुंबकीय आघूर्ण वाला पार्ट आज हम पढ़ लेंगे। हाँ जी, ओके। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आयरन से भारी गोल्ड क्यों है? अरे आयरन के एक मोल का भार कितना होता है? 56 ग्राम होता है, जबकि गोल्ड के एक मोल का भार कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है बेटा, अराउंड 170 के आसपास, ठीक है? उसका परमाणु भार ज्यादा होता है यार, उसमें प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा है बेटा, ठीक है? हाँ जी, ओके। कल डेंसिटी वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। देख, डेंसिटी क्या होती है? घनत्व। अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे, जैसे कि मैं 3D श्रेणी में बेटा, 3D श्रेणी में मैं डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने जा रहा हूं, तो स्कैंडियम से जब जिंक की ओर जाता हूं तो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे। पहले पूरा डी खाली था, बहुत ज्यादा, बहुत जगह है, मतलब आयतन बहुत ज्यादा है, हमारे पास रखने की बहुत जगह है। लेकिन जैसे जैसे डी बढ़ता गया तो घनत्व बढ़ता गया ना, तो आयतन घटता गया। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, तो घनत्व बढ़ता है, लेकिन उतना ज्यादा डिफरेंस से नहीं बढ़ता, इसलिए घनत्व बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लगभग लगभग समान भी रहता है। लेकिन निकल और कॉपर पर आते आते एक्सेप्शनली वो सेम आ जाता है, और जिंक का घनत्व कॉपर से भी कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात मैंने आपको बताई बेटा, क्लियर है? ओके। अब उसके बाद यहां पर सर जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए ना बेटा। अपने जिंक और कैडमियम हो गया और मरकरी हो गई, ये बहुत ही अल्प वाष्पशील बेटा क्या होती है? धातुएं होती है। ये अल्प रूप से वाष्पशील धातुएं होती है, ठीक है? ये थोड़ी सॉफ्ट होती है, इनकी हार्डनेस, इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती है, ठीक है? बहुत सारे ट्रेंड्स हम एक दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे इसमें बता सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके लिए नहीं बताया जा सकता। जैसे कि इस क्लास में अपन बता सकते हैं कि यार जो बच्चे रेगुलर बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे वो अच्छे नंबर लेकर आएंगे, लेकिन कुछ तब भी नहीं ला पाते हैं। तो कुछ तो होते हैं ना, अब उनके साथ क्या रीजन है? जैसे कि आप, एक्सेप्शन क्या होता है? अपवाद क्या होता है? अपवाद कोई अलग से कोई गलत चीज नहीं है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, उस वजह से उसके अंदर कुछ इश्यू आ जाता है। जैसे आपके अंदर भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई चीजें आ जाती है, या मेरे अंदर भी कभी ना कभी कुछ ऐसा लगता होगा, ठीक है? हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अलग चीजें होती है। हाँ जी, क्लियर? सारी चीजें पढ़ेंगे, चिंता मत कर यशोदा जी, चिंता मत करो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब वहां से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं, चीजों को और बढ़िया से क्लियर करवाता हूं।
डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। और देखो ध्यान से, इसमें कहां से क्वेश्चन आते हैं, इनके सामान्य गुणधर्मों से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, उनके सामान्य गुणधर्म किस तरीके से बदलते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके डी एंड एफ ब्लॉक के कंपाउंड से K2Cr2O7 और KMnO4 उनसे क्वेश्चन आते हैं, उसको तो अपन जब बाद में आऊंगा तभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर बीच में छोड़ना उसको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बाकी चीजों को यहाँ पर फटाफट से देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर संक्रमण धातुओं के बचे हुए सामान्य गुणधर्मों के बारे में, किनके क्या क्या सामान्य गुणधर्म है जो हमें देखने थे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको पिछले लेक्चर का रिवाइज करवा देता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया, डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी। बेसिक इंफॉर्मेशन, डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा क्या होती है, पेपर में नहीं आएगी। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं वो ध्यान रखना है। अगली बात, इनके अंदर धात्विक सामर्थ्य होती है, अच्छी बातें होती है तो ठीक है। इनकी कणन एंथैल्पी ध्यान रखना, 3D श्रेणी में किसकी कणन एंथैल्पी सर्वाधिक है, क्रोमियम की, जिंक की सबसे कम, ठीक है। उसके बाद मतलब 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, हमारे पास 3 श्रेणियां थी, 3D, 4D, 5D। तो छठे 6th वर्ग में आने वाले तत्वों की कणन एंथैल्पियां सबसे ज्यादा थी, हाँ या ना, या परमाणुीकरण की एंथैल्पी सबसे ज्यादा थी। तो क्रोमोव इनकी कणन एंथैल्पी या परमाणुीकरण एंथैल्पी सर्वाधिक होती है अपने आवर्त में, और सबसे कम होती है जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंदगी कैडबरी होगी, इनकी सबसे कम होती है। ये पॉइंट हमने देखा। फिर इसके बाद हमने देखा बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता तो है, लेकिन जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो धात्विक सामर्थ्य मजबूत होती जाती है। धात्विक सामर्थ्य मजबूत होती जाएगी तो उसके परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल मजबूत होगा, आकर्षण बंध मजबूत होगा, धातु मतलब सामर्थ्य बढ़ती जाएगी तो उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो स्कैंडियम से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्रोमियम तक बढ़ता है। क्रोमियम में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर अचानक से जैसे मैंगनीज में जाते हैं उसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से उसके अंदर अचानक से डिप देखने को मिलता है। मैंगनीज हो गया मन तक रे, मैग्नीज हो गया, टेक्नीशियम हो गया, इसी वर्ग में आने वाला। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट में अचानक से डिप आने लग जाता है बेटा, ठीक है। ओके, फिर बाकी यहां पर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक फिर ऐसे घटता जाता है, ये ध्यान रखना, ये हमने देखा। और सबसे ज्यादा, सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है मरकरी का, और सबसे हाई होता है ओस्मियम का, ठीक है, सॉरी टंगस्टन का, डब्लू का, ये अपन ने देखा। ओके, फिर उसके बाद क्या देखा, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं चलने पे बढ़नी चाहिए, लेकिन परमाणु आकार के आयनन ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो आकार जैसे वेरी कर रहा है परमाणु आयनन ऊर्जा में भी वैसे ही वेरिएशन आएगा। पढ़ाया था मैंने आपको कि स्कैंडियम से जब हम क्रोमियम तक जाते हैं आकार घटने लगता है तो आयनन ऊर्जा बढ़ने लगती है, लेकिन मैंगनीज से जब निकल की ओर जाते हैं तो बेटा उनके आकार में ज्यादा कुछ खास परिवर्तन नहीं आता, इतना बड़ा देखने वाला परिवर्तन नहीं आता है, इतना बड़ा देखने वाला परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर हो गया। अब परिवर्तन ज्यादा नहीं आएगा तो आयनन ऊर्जा भी लगभग ऑलमोस्ट हर एक की सेम रहेगी। थर्ड, जब हम कॉपर से जिंक की ओर जाने लगते हैं तो साइज बढ़ जाता है, देन आयनन ऊर्जा डिक्रीज हो जाती है। अरे यार, चलती हुई क्लास में क्यों बच्चे कमेंट फोन करते हैं यार। ना कुछ बोलते हैं। हाँ जी सर जी, एनसीईआरटी रीड करना है। एनसीईआरटी दिव्या केसरी बेटा रीड कर सकते हो, अपने स्तर पे रीड कर सकते हो, अपने स्तर पे रीड कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी अपने स्तर पर रीड कर सकते हो। कितने पेज छोड़ दें बेटा, वो तो पिछले क्लास वालों से पूछ लो। हाँ जी, ओके। आकाश प्रजापति,
हाँ जी, अब एक बारी मैं वापस से आपको अपनी बातों पर लेके आता हूं। हाँ, अब आगे इतनी बातें हमने देख ली। उसके बाद फिर आया था अपने पास घनत्व वाला टॉपिक। घनत्व वाला टॉपिक, घनत्व में मैंने आपको बता दिया था कि बाएं से दाएं जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाने लगते हैं ना, घनत्व बढ़ता जाता है, निकल कॉपर का समान होता है, जिंक का कम हो जाता है अपेक्षाकृत। उस पर स्टार बना लेना कि आपसे पूछ लिया जाए किसका मतलब जिंक और कॉपर में जरूर पूछ लेगा, या फिर 3D श्रेणी में किन दो तत्वों का घनत्व लगभग समान होता है, मतलब सेम होता है, निकल और कॉपर का सेम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, घनत्व वाला। और ऊपर से नीचे जाते ना बेटा, तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, तो यहां पर ऊपर से नीचे आते कोश बढ़ता है, बिल्कुल आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। भाई जैसे मैं 3D से इसमें आता हूं, 4D में एक कोश बढ़ा, लेकिन उस चक्कर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लो स्कैंडियम या सुजुकी यामाहा लाओ एसी, अब मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, यहां पर 18, फिर यहां पर सॉरी इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 39, 18 मैंने उसमें जोड़ दिए, फिर यहां पे रहता है 57। तो आप देख रहे हो ऊपर से नीचे आया एक कोश बढ़ा, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ गए। ऊपर से नीचे आया एक कोश बढ़ा, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, फिर यहां से 39 से हो जाता है 57। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो फिर क्या घनत्व भी तो बढ़ेगा, तो घनत्व बढ़ता जाता है। 3D का सबसे कम, फिर 4D का, फिर 5D का, और सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो इरिडियम का होता है, ओस्मियम से थोड़ा सा ज्यादा। ये ध्यान रखने योग्य पॉइंट था। इतनी बातें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। ओके, अब कुछ और आगे की बातें हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो आगे की बातों में सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीकरण अवस्थाएं। हेडिंग डाल लो, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो पहला पॉइंट, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाते हैं। इसका क्या कारण है, उसके पीछे क्या रीजन है कि डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन, एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन त्यागते त्यागते डी से क्यों त्यागने लग जाते हैं। भाई 4s से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 3D से क्यों निकालने लग जाते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों, क्योंकि दोनों कक्षकों की ऊर्जाएं लगभग समान होती है, या दोनों कक्षकों की ऊर्जाओं में कुछ ज्यादा अंतर होता ही नहीं है। तो बाह्यतम S से इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते D से भी निकालने लग जाता है। तो देखो ध्यान से, इसमें लिखो डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। गॉट इट? ओके, क्योंकि NS कक्षक एवं N-1 D कक्षक लिखा हुआ है ये पीछे, ठीक है, N-1 D कक्षक की ऊर्जाएं लगभग समान होती है। गॉट इट? इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब बात आती है कि सर कोई तत्व अधिकतम कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। भाई मैक्सिमम कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है, उस पर बात आती है। तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था अगर पॉसिबल होगी तो अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस का मतलब है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट,
देखो s के इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा, लेकिन d के इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है, अयुग्मित वाले, युग्मित वाले नहीं, अयुग्मित वाले, क्योंकि जो जोड़े में ऑलरेडी बैठा हुआ है तो जोड़ा तोड़ना गंदी बात है, ठीक है। हाँ जी, तत्व की अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जनरली ये ट्रेंड चलेगा। आप इसके बिहाफ पर क्या निकाल सकते हो, किसी भी तत्व की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, और मिनिमम, अगर मिनिमम निकालनी हो तो s में जितने इलेक्ट्रॉन है, s में जितने इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम है। सर अगर मुझे स्थायित्व देखना हो तो फिर मैं बताऊंगा। ओके, तो किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उसके n कोश है, s कक्षक है, कि भाई nवे कोश के इस कक्षक में, फलाने कोश के इस कक्षक में, वो देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए ध्यान से 3D कक्षकों, 3D श्रेणी के कुछ तत्वों की हम बात करते हैं। डन है क्या मामला? ओके, तो ये बात हमने देख ली, डन। ओके, अब देख ली तो जान लो इसके बारे में। हाँ जी, 3D श्रेणी पर अगर हम गौर करें तो इसमें कौन कौन से तत्व है और उनकी परिवर्तनशील संयोजकताएं क्या रह सकती है। तो तत्व और यहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, और यहां पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, यहां पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अब जैसे कि बेटा मैं बात करूं यहां पर तत्वों के बारे में, तो स्कैंडियम ले लेते हैं, फिर टाइटेनियम ले लेते हैं, फिर क्रोमियम ले लेते हैं, मैंगनीज ले लो, आयरन ले लो, कोबाल्ट ले लो, निकल, कॉपर, जिंक, ये यहां पर तत्व है। ठीक है, यही लिखवाऊंगा, कुछ और नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बाह्यतम वाला, वो क्या होगा, 3D1 4s2, बाह्यतम, सिर्फ बाह्यतम लिख रहा हूं मैं। ओके, आगे चाहो तो आर्गन भी लगा सकते हो, किसी को बुरा लगे सर आर्गन भी तो लिखो, आर्गन 3D1 4s2। जब हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, यस और नो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गन 3D2 4s2, पता है हम सबको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्गन 3D3 4s2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्गन 3D5 4s1, यस और नो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्गन 3D5 4s2, यस और नो। अपवाद, आर्गन 3D5 की जगह 3D6 हो जाएगा 4s2। बेटा इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक याद करने का सब्जेक्ट है। जिसने जितना बढ़िया तरीके से याद किया है उसको उतने लंबे टाइम तक चीजें याद रहेगी। बिल्कुल, मेरी सारी बातें गौर कर लेना। कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये तो प्रैक्टिस से ही चीजें होगी, ठीक। ओके, कोबाल्ट आता है 27 नंबर पर, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और फिर d में 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। निकल, आर्गन 3D8 4s2, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप खुद भी लिख सकते थे। आर्गन यहाँ पे 3D10 हो जाएगा, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर आर्गन और यहाँ पर 3D में 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन। तो हमने तत्व देखे, उनके विन्यास देखे। अब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है। स्कैंडियम संक्रमण तत्व है, हाँ है, क्योंकि इसके पास डी कक्षक अपूर्ण है, लेकिन ये सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +3। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, ध्यान रखना। स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है।
अब बाकी देखो, यहां पर S में 2 इलेक्ट्रॉन, D में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो टोटल मिनिमम 2 और मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो 4 तक जाएगी। ठीक है, यहां पर +3 +4 तक जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में भरे होंगे। यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है, मिनिमम 2 और 3, इसका एक एक करके निकालते जाओ, 1 निकलेगा, +3, 2 निकलेंगे, +4, तीनों के तीनों निकल जाएंगे, +5 तक चली जाएगी। क्रोमियम में बेटा 1 तो इसमें है, तो मिनिमम 1 नहीं, मिनिमम 2 से ही निकलता है। ठीक है, जनरली यहां पर 2 ही तो होते हैं ना कायदे से, 2 से लेकर के 6 तक। ठीक है, 2 से लेकर तक 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो +2 +3 +4 +5 +6, तो क्रोमियम मैक्सिमम +6 तक जा सकता है। अब आप बोलोगे सर मैंने तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे देखे हैं जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरणांक 0 होता है। कुछ बच्चों जानते होंगे जिन्होंने उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ा होगा, वो उनमें होता है। आमतौर पर क्रोमियम +2 से लेकर के +6 तक के कंपाउंड बनाता है बेटा। ठीक है, मैंगनीज +2 मिनिमम और 5 के 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, तो यहां पर 5 ये भी त्याग सकता है, तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक ये चला जाता है, मैक्सिमम है। ठीक है, 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरणांक दर्शाता है मैंगनीज। अब Fe, अब देखो वैसे तो देखा जाए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 S के और 6 D के, लेकिन आपको पता है D कक्षकों में जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, देखो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, D में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 1 2 3 4 5 6, तो अयुग्मित कितने हुए? 4। S बाह्यतम कोश है, इसके इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, लेकिन D में जो अलग अलग है वही निकलेंगे। ठीक, ओके, तो यहां पे 4 अलग है, तो 6 तक ये दर्शा सकता है। अब घटेगी ऑक्सीकरण अवस्था, मैक्सिमम 7 तक, फिर घटती जाती है। तो अब लिख लो डायरेक्ट +2 +3 +4 +5 +6 तक। कोबाल्ट और निकल +4 दर्शाते हैं, मैक्सिमम +4 तक जाते हैं, +2 से +3 +4 तक। निकल भी +2 +3 +4। कॉपर +1 भी दर्शाता है और +2 भी दर्शाता है। जिंक ओनली +2 दर्शाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। +6 7 मैक्सिमम है और +2 फिर यहां पर मिनिमम है जिंक की। यहां पर आपको क्या चीजें समझनी है कि किसकी कितनी कितनी मैक्सिमम होती है, ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया रखना है। हो गया? ओके, ये 3D श्रेणी। बाकी 4D श्रेणी 5D श्रेणी से अपने को इतना लेना देना नहीं है, लेकिन उनसे इतने क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाते हैं। ठीक है, कुछ तत्व +8 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ये हो गया। हाँ जी, सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट, सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था, सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है बेटा +8, जो कि ओस्मियम और रेनियम ये दर्शाते हैं, ओस्मियम और रेनियम दर्शाते हैं। ठीक है, ओके। हाँ जी, क्रोमियम का प्लस, अरे मैं बोल रहा हूं ना यशवंत देवांगन, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है यशवंत, बेटा पूरी बात सुना करना जो मैं बोलता हूं। हाँ जी, कॉपर में +3 क्यों नहीं है? बेटा कॉपर में +3 कहां से आ लाएगा? नहीं दर्शाता, कॉपर केवल +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अरे देव 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 देव,
कॉपर में +2 क्यों आएगा, उसका डी कक्षक तो पूर्ण होता है। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी। अभी बताऊंगा मैं उसका आंसर। हाँ जी बेटा, रेनियम होता है, रेनियम। ओस्मियम, ओसामा, ठीक है। हाँ जी, ओस्मियम, ठीक है बेटा। ओके, क्लियर है बेटा। नहीं दर्शाता स्कैंडियम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नहीं दर्शाता है। स्कैंडियम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं दर्शाता है। स्कैंडियम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं दर्शाता है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Fe+5 नहीं दर्शाता है, दर्शाता है बेटा, कुछ कंपाउंड्स में दर्शाता है, ठीक है। हाँ जी, फेरुअस, यार ये रेनियम थोड़ी ना आता है। हाँ ओके 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 ओके, यहाँ पे बेटा RU कर लेना, RU कर लेना, RU कर लेना, ठीक है। देखो ये याद करने वाली चीजें स्लिप हो जाती है, ठीक है। हाँ RU, ओके। अब यहां पर देखो ध्यान से, रुथेनियम, RU रुथेनियम, ये दर्शाते हैं बेटा +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, रुथेनियम, रुथेनियम। आयरन, फेरुअस, फेरुअस, फेरस, तो इसमें ये तो +6 लेकिन ये +8 तक दर्शा सकते हैं। अब अगली कहानी, अब जैसे कि देखो ध्यान से, एक बच्चा ने पूछा कि कॉपर +1, कॉपर, अगर कॉपर का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं बेटा तो कॉपर 3d10 4s1 में है। तो सर कॉपर एक इलेक्ट्रॉन त्यागते ही स्टेबल हो गया ना, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहा है? आपने तो कहा था D10 स्टेबल है। बहुत अच्छा, अभी आगे चल करके मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। अभी आगे चल करके मैं इस बात पर आपको क्लियर करवाऊंगा। इतना हो गया। अब ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व, ठीक है। हाँ जी, यहां पर कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व, चिंता मत करो, टाइम टू टाइम आपके कमेंट्स देखता रहूंगा मैं बीच बीच में। ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व, अब इस बात पर हम आते हैं। देखो भाई, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्टेबल होगी? जो स्टेबल होगी, सीधी सी बात है। तो अगर मैं बात करूं आपसे रसगुल्लों, स्कैंडियम +2 जैसे कि मैंने मान लिया और स्कैंडियम +3 मैंने मान लिया, तो इन दोनों में कौन सी ज्यादा स्टेबल है? ये आप मेरे को सोच के बताओ, सोचो, फिर मैं आपसे एक साथ पूछूंगा। टाइटेनियम +3 और टाइटेनियम +4 दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? सोचो। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं वेनेडियम +4 और वेनेडियम 5+5, इसी तरीके से मैं बात करूं मैंगनीज +6 और मैंगनीज +7, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? गॉट इट? और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं Fe+2 और Fe+3, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? चलिए सोचते हैं साथ में मिलकर। हाँ, अरे जिनोन की थोड़ी ना बात कर रहा हूं बेटा, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, ओके। देखो ध्यान से, जितनी भी मैंने यहां पे लिखी है, जितनी भी मैंने यहां लिखी है, स्कैंडियम +2 से ज्यादा स्टेबल होता है स्कैंडियम +3। क्यों? अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, ठीक है। देखो स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है? 21। 21 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने हो गए? 18 ऑर्गन का विन्यास प्राप्त कर लिया। टाइटेनियम 22 नंबर पे आता है, 22 में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, कितने रह गए? 18 अक्रिय गैस विन्यास। वेनेडियम 23 नंबर पे आता है, 23 में से 5 कम कर दो, कितने रह गए? 18 अक्रिय गैस विन्यास। मैंगनीज 25 नंबर पे आता है, 25 में से 7 कम कर दो, कितने रह गए? 18। हाँ या ना?
तो यहां पर ये सब ज्यादा स्टेबल है। कारण क्या है? अक्रिय गैस विन्यास, अक्रिय गैस विन्यास, अक्रिय गैस विन्यास। जिनका अक्रिय गैस विन्यास है वो ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पर Fe+2 Fe+3 में मेरे को गौर करके बताओ। देखो ध्यान से, जब Fe होता है तो बेटा क्या होता है? 3d6 4s2 विन्यास होता है। अब अगर मैं Fe पर +2 आवेश लगाऊं, अगर मैं Fe को देखूं +2 के रूप में, तो +2 में D में कितने इलेक्ट्रॉन है? D6 है। और +3 एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, यहां पर ये अर्धपूरित है। रीजन क्या है? स्टेबिलिटी, स्थायित्व। D5 इज मोर स्टेबल देन D6 विन्यास, हाफ फिल्ड है। वेरी गुड। अरे बेटा आज तो होगी ना, आज थोड़ी ना मना किया था मैंने, कल परसों के लिए मना किया था, 29-30 के लिए किया था बेटा। नेहा जी बेटा मैंने आज के लिए थोड़ी ना मना किया था। ठीक है, ओके बेटा। क्रोमियम दर्शा सकता है लेकिन ऐसे कंपाउंड बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुम क्लियर हो गया अब इतना? अब मेरे को कुछ और याद आ रहे थे यार, तुम्हारे कमेंट्स के चक्कर में ना दिमाग से निकल जाते हैं बेटा, इसलिए थोड़ा सा मैं कमेंट अवॉइड करता हूँ, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है। जो मैं चीज बताना चाह रहा था ना वो दिमाग से निकल जाती है। ये हो गया। अब यहां पर अगला ABCD, ये क्या है? ABCDE, E हो गया। अब इसके बाद देखो, मत देखो अभी, EF, F, कॉपर +1, कॉपर +2। तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होता है। कॉपर +2 आयन जब बनता है बेटा तो उस दौरान उसकी जल योजन ऊर्जा ज्यादा होती है। कॉपर +1 से कॉपर +2 अधिक स्थायी होता है, क्योंकि कॉपर +2 की जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा कॉपर +1 से अधिक होती है, अधिक होती है। भले उसका D10 विन्यास है, भले उसका D10 विन्यास है। ठीक है, जनरली क्या होता है? कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1। बस आयोडाइड साथ में नहीं होना चाहिए। उसका क्या रीजन है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। देखो ध्यान से, जनरली क्या होता है? कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होता है। देखो अगर हम बात करें तो हमें पता है ना बेटा, जितना ज्यादा आवेश होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी। यस, उसमें जल में जैसे ही वो आयन जाएगा, अब जैसे ही हम क्या करते हैं, कॉपर या कॉपर के सोल्ट, जैसे ही अगर हम देखते हैं भाई किन पे आवेश कितना है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी या कम स्थायी, वो देखा जाता है उनके मानक अपचयन विभव से, जो हमने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है ना मानक अपचयन विभव। कॉपर को अपचयित करना था तो कॉपर अगर ऑक्सीकृत हो तो कॉपर +2 बनाता है, कॉपर +1 नहीं बनाता। याद करो, हमने जब भी अगर ऑक्सीकरण किया है तो कॉपर +2 में गया है, अपचयन किया है तो कॉपर +2 कॉपर में गया है, बीच का +1 तो देखा ही नहीं हमने।
क्यों? क्योंकि बेटा जब कॉपर +2 बनता है ना तो उस दौरान हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलती है। मतलब इस अगर मैं बात करूं कॉपर +1 और कॉपर +2 में से ज्यादा आवेश इस पर है, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो कॉपर +2 आयन के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव था ना वो पॉजिटिव आया था। याद करो, जब अपचयन होता है, जब कॉपर +2 का अपचयन होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, जब ये किस में जा रहा होता है, कॉपर में जा रहा होता है, तो इसका क्या Srp पॉजिटिव आता है। हाइड्रोजन से नीचे आता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो कॉपर +2, ठीक है, कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होता है बेटा। अगर मैं यहाँ पे इसका अगर मैं देखूं ना कॉपर +1 कॉपर +2 आयंस, तो कॉपर +2 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो +1 फटाफट से +2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सिंपल सा यहाँ पर आपको इतना समझना है कि कॉपर +2 आयन के लिए जल योजन ऊर्जा ज्यादा होती है, तो उसकी स्टेबिलिटी को वो फैक्टर ज्यादा मजबूत कर देता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला Fg, इसी तरीके से बेटा निकल +2 और निकल +4, इन दोनों में कौन स्टेबल है? और एक और होता है प्लेटिनम +2 और प्लेटिनम +4, इन दोनों में कौन स्टेबल होता है? तो निकल 3D श्रेणी में है, निकल +2 ज्यादा स्टेबल होता है या +4? निकल +2 ज्यादा स्टेबल होता है, और यहां पर प्लेटिनम +4 ज्यादा स्टेबल होता है। इन दोनों के कारण क्या है? यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकालने, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पीछे कारण है बेटा इनकी 4 क्रमागत आयनन ऊर्जाएं, 4 क्रमागत आयनन ऊर्जाएं। भाई 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आयनन ऊर्जा। मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी परमाणु में से, तो उसके लिए मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर जब निकल +2 बनता है और यहां पे जब प्लेटिनम +4 बनता है, ठीक है, तो यहां पे निकल +2 के लिए आयनन ऊर्जा, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना भारी हो जाता है। निकल +2 और प्लेटिनम +2 की अगर मैं निकल +2 और निकल +4 की मैं बात करूं, तो निकल +2 एक स्टेबल आयन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वरन अगर हम बात करें प्लेटिनम, तो इसका तो कोश ही अलग है, ये तो बिल्कुल 5D श्रेणी में आता है। 5D श्रेणी वालों के अंदर बेटा उनके अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, ये आराम से ज्यादा चार्ज रख सकते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व बढ़ता जाता है। निकल, एक तो कारण ये निकल छोटा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैंगनीज, मैंगनीज पे +7 है, मन तक रे, ये सब +7 आवेश दर्शाते हैं बिल्कुल, लेकिन मैंगनीज पर +7 बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। ये +7 बहुत रेयर, जब इससे कोई बढ़िया इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, हेलोजन जुड़ा हो, तभी दर्शाता है, अदरवाइज नहीं दर्शाता है। जबकि ये ऑक्सीजन के साथ या बाकी अदर कंपाउंड्स के साथ भी +7 दर्शा सकते हैं। तो यहां पर जो 3D श्रेणी वाले होते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो, इनका साइज छोटा है तो इन पर लोअर चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है और नीचे वालों पर हायर चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। एक तो ये फंडा। दूसरा फंडा आयनन ऊर्जा की प्रथम 4 आयनन ऊर्जाओं, प्रथम 4 क्रमागत आयनन ऊर्जाओं के आधार पर यह ऑर्डर डिसाइड हुआ है। ओके, हाँ जी, तो यहां पर इसका कारण है बेटा इनकी प्रथम 4 क्रमागत आयनन ऊर्जाओं के आधार पर, आयनन ऊर्जाओं के आधार पर, आयनन ऊर्जाओं के आधार पर, के आधार पर ये हो गया। ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि यार हम इनके आधार पर कुछ कुछ बातें बता सकते हैं। जनरली आप इनसे आंसर निकाल दोगे। और एक ये कॉपर वाला तुम्हारे ध्यान आएगा, ठीक है।
अब आगे अगला फंडा। अच्छा, एक पॉइंट मेरे को और उसमें मेंशन करवाना था ना, जो भी मैंने बोला था। यहां तक क्लियर हो गया? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, उस साइज पे भी अपन बात कर लेते हैं। इतना हो गया? हाँ जी। आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था का, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता जाता है। ये पॉइंट लिख लो। आवर्त में बाएं से, डी ब्लॉक के लिए बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। बाएं से दाएं जाने पर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं VO3 माइनस CrO4 माइनस 2 MnO4 माइनस 1, ये मेरे पास अलग अलग कंपाउंड है, आयन है, ठीक है। अगर आप यहां पर बेटा जब वेनेडियम का आवेश निकालेंगे, इसमें क्रोमियम का आवेश निकालेंगे, उसमें मैग्नीशियम का आवेश, मैंगनीज का आवेश निकालेंगे, तो इस पर आवेश आएगा +5, इस पर आएगा +6, इस पर आएगा +7। तो मैंने यहां पे बोला कि बाएं से दाएं चलने पर ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता जाता है। कारण स्मॉल साइज, इनका आकार बहुत छोटा होता है, तो इनसे देखो, धनावेश कब आता है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब जो परमाणु छोटा है वो इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागेगा, बताइए? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यहां पर वेनेडियम का आकार क्रोमियम और मैंगनीज से बड़ा है, इसलिए इसके पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं और +5 आवेश लाया जा सकता है। लेकिन मैंगनीज पर +7 चार्ज, मतलब इसके सातों के सातों इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। छोटा साइज है तो इससे एक एक करके 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करवाने, बहुत भारी काम है। तो यहां पर जो वेनेडियम है ये +5 में स्टेबल है, मोर स्टेबल, ओके। लेकिन ये मैंगनीज +7 में लेस स्टेबल है, ओके। तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है। तो अगर यहां पे हम बात करें स्टेबिलिटी का, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ये होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व ऐसे निकल कर आएगा। ये करेक्ट हो गया बेटा? ओके, हाँ जी। ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ऐसे आएगा। तो +5, फिर +6, फिर +7, लीस्ट स्टेबल। इसीलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि +7 में स्टेबल नहीं है, तुरंत कन्वर्ट होना चाहेगा। ये इतना अच्छा ऑक्सीकारक नहीं होता है। समझ में आया? ओके। और एक और पॉइंट, ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ता जाता है, क्योंकि आकार बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ये आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं क्रोमियम, क्रोमोव, सबके ऑक्साइड बनाऊं, CrO3, MoO3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड और टंगस्टन ऑक्साइड। अगर मैं इन तीन को देखूं बेटा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन एक ही वर्ग में आते हैं। इस पर आवेश +6 है, यहां पर भी +6 है, यहां पर भी +6 है। तो टंगस्टन आराम से +6 आवेश दर्शा सकता है, उसकी कैपेसिटी है, उसका साइज बड़ा है,
वहां से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी का स्थायित्व। इसका होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी रसगुल्लों को? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। हाँ जी, ठीक है। देखिए सर, जिसका बोलो, जिसका ऑक्सीडेशन नहीं सर, शेख बाबू क्या हो गया बेटा, यहां पे इसका ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल होगा ना। कॉपर +2 आयन रंगीन होता है, बिल्कुल होता है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये याद रखना, याद तो रखना ही पड़ेगा ना यार, कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, भूल जाओगे तो फिर कैसे याद रहेगा पेपर में। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, निम्न में से, अच्छा या ऐसे लिखो, निम्न आयनों में ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम होगा, बढ़ता सही क्रम होगा, बढ़ता सही क्रम होगा। अभी हैंड टू हैंड क्वेश्चन लगा लो ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। हाँ जी, बताओ। कफाजी, बताओ, ध्यान से देखो सारों को, अच्छे से बताओ, अच्छे से बताओ। हाँ बेटा, ऊपर से नहीं चलने पर ऑक्सीकरण अवस्था, इस उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्टेबिलिटी बढ़ता जाता है। हाँ जी, देखो ध्यान से, अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया और एक क्वेश्चन में लपेट दिया। हाँ, इसका आंसर, पहली बात तो यहां पर बढ़ता क्रम पूछा है, बढ़ता सही क्रम, बढ़ता मतलब ये वाला घटता क्रम में, तो ये वाला तो वैसे ही कट गया, तो बी मत बोलना कोई भी, ठीक है। बी वाला तो होगा ही नहीं। अब अच्छा, एक ऑर्डर और लिख देता हूं, एक ऑर्डर और लिख देता हूं, सही है ना, क्यों लिखूं, हो गया ना काम। बढ़ता सही क्रम होगा। हाँ जी, आंसर तो मिल गया ना, डी। इसका आंसर है बेटा डी, इसका आंसर है बेटा डी, इसका आंसर है, अरे सब गलत कैसे, डी है ना बेटा सही। देखो ध्यान से, यहां पर ये +7 में है, यहां पर ये +6 में है, यहां पर ये +5 में है, सब अपनी अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, सब अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, सब अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, सबसे ज्यादा स्थायित्व उसका होगा। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी ना पूछा है यार, वहां पे ऑक्सीकारक सामर्थ्य का क्रम पूछा है। इधर देखो थोड़ा सा, अब मेरे को चुपचाप बताने दो। देखो आपको पूछा है ऑक्सीकारक सामर्थ्य का क्रम, डन है मामला, ओके, कि कौन सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होगा,
ऑक्सीकारक कौन होते हैं? जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, खुद का क्या करते हैं? अपचयन। खुद की ऑक्सीकरण अवस्था कम करेंगे, दूसरे की बढ़ाने में मदद करेंगे। हाँ या ना? तो अभी अभी मैंने आपको यहां पर यह कॉन्सेप्ट पढ़ाया। मैंने आपको बोला कि यार अगर हम बात करें आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्टेबिलिटी घटता है। वेनेडियम की अधिकतम +5 होती है, क्रोमियम की +6 होती है और मैंगनीज की +7 होती है। अब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्टेबिलिटी घट रहा है, क्योंकि साइज छोटा है। छोटा साइज है, वहां से आप 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा टास्क है आपके लिए। ठीक है, तो मैंगनीज पर +7 चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, यह लेस स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। यह मोर स्टेबल होता है, मतलब यह अधिक स्थायी है। वेनेडियम पे +5 स्टेबल है। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व अगर मैं देखूं बेटा, तो यार वेनेडियम पर +5 आवेश है, क्रोमियम पर +6 आवेश है, मैंगनीज पर +7 आवेश है। तो +7 वाला तो अस्थायी हुआ ना, तो ये इसमें रहना ही नहीं चाहेगा। भाई डर लग रहा है मेरे को। तो अगर आप देखो, 3 तरह के लड़के हैं, एक पवन है, एक सुरेश है और एक रमेश है। तीनों को एक बिल्डिंग के ऊपर जाके रख दिया, खड़ा कर दिया और उनसे बुलाया नीचे देख। तो सबसे ज्यादा डर इसको लग रहा है। ये अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में जितना ये पूरा बिल्कुल हाइट पे आ चुका है, भाई मेरे को बहुत डर लगता है, ये नीचे आना चाहेगा। इसके ऊपर मैक्सिमम आवेश है, ये नहीं रखना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉनों को ये अपना क्या करेगा? अपचयन करेगा। तो खुद का अपचयन करेगा, है ना? ओके, अपचयन तो सब करेंगे, ये भी अपचयन करेगा खुद का, खुद की, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था में, और ज्यादा तो हो नहीं सकती, खुद का ऑक्सीकरण तो कर नहीं सकता, अपचयन ही करेगा। भाई ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे, खुद का अपचयन करे। अपचयन ये भी खुद का करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, परंतु ये सबसे ज्यादा करेगा। ओके, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था वो सबसे कम स्थायी है। तो ऑक्सीकारक सामर्थ्य, सामर्थ्य VO3 माइनस से ज्यादा, हम तो आयन ले रहे हैं ना, ये CrO4-2 और फिर यहां पर MnO4- का हुआ। तो इस हिसाब से आंसर क्या हुआ? डी हुआ। ठीक है बच्चों, समझना कॉन्सेप्ट को अच्छे से ना, ठंडे दिमाग से। ओके, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। यहां पर स्टेबिलिटी हमने अक्रिय गैस विन्यास से देखी है, फिर यहां पर ये अलग कॉन्सेप्ट, इन 3 में अलग कॉन्सेप्ट, ध्यान से अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। ठीक है, ये पॉइंट याद करने का है, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन समझने का है। अब अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड विभव। हाँ जी, तो इलेक्ट्रोड विभव का ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता। आपसे पूछा जाए डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव का क्रम बताओ, बढ़ता क्रम, घटता क्रम, कुछ ही पूछ लिया जाए, आप नहीं बता सकते कि सर इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखो अगर मैं टाइटेनियम से देखूं, ये टाइटेनियम, फिर ये वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आपके एनसीईआरटी है, टेंशन मत लो। इधर दे रखा है इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये 0 है, 0 से ऊपर सिर्फ एक ही है, वो है कॉपर। कॉपर का मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है, देख सकते हो आप, मैंने आपको टेबल में बताया था, 3D श्रेणी के अंदर है ये। मैं 3D श्रेणी के तत्वों की बात कर रहा हूं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक की। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो कॉपर ही एकमात्र ऐसा है जिसका मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है, 0.34 वोल्ट पढ़ा था। ओके, बाकी सबके मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होते हैं। अच्छा, इसका क्या रीजन है भाई? अगर हम बात करें जैसे कि Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe में जा रहा है, तो इसके लिए E0 कैसा आया था? नेगेटिव आया था। लेकिन कॉपर +2 आराम से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपचयित हो जाता है कॉपर धातु में, इसके लिए E0 सेल पॉजिटिव आया था।
यस और नो? यस। अब इसको समझना है, हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब क्या चीजें लगेगी, सारी बातें मैं यहां पर आपको बताता हूं। तैयार हो सुनने के लिए? तो सुनना बच्चों, सुनना। पहली बात तो आपको ये पता है, एसआरपी पता है तुम सबको? क्या होता है एसआरपी? मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव, ठीक है। नया चैप्टर तो लिख पाना जरूरी है। एक होता है एसओपी, मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव, ओके, ठीक है, ओके। तो अब जिसका एसआरपी ज्यादा, जिसका एसआरपी ज्यादा मतलब जिसका अपचयन विभव ज्यादा, वो अपचयित हो जाएगा। जिसका एसआरपी ज्यादा वह आसानी से, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख लो, वह आसानी से अपचयित होगा। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद इस चैप्टर को लेने का कुछ न कुछ तो रीजन था, आसानी से अपचयित होगा, ओके। जिसका एसओपी ज्यादा वह आसानी से ऑक्सीकृत होगा, आसानी से ऑक्सीकृत होगा, गॉट इट, ऑक्सीकृत होगा, ओके। इतनी बात तो हमें पता चल गई। अब कुछ बातें जो हमें यहां पर समझनी है बच्चों, ठीक है। क्या क्या बातें, क्या क्या जानकारियां, आइए उन सारी जानकारियों को हम जुटाते हैं। देखो, कुछ और बातें मैं यहां पे आपको समझाता हूं। इन सबके लिए टाइटेनियम से लेकर के निकल तक और जिंक तक सबका ई नोट कैसा आया? नेगेटिव। मतलब इनके लिए ई नोट सेल का मान कैसा आया? नेगेटिव। तो इनके लिए डेल्टा जी का मान कैसा आएगा? पढ़े लिखे हो, माइनस NF ई नोट पढ़ा है हमने। तो ई नोट नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा जी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब इनका अपचयन पॉसिबल नहीं है, जबकि कॉपर +2 आयन फटाफट से अपचयित हो जाता है। क्या मेरी बात फील कर पा रहे हो आप? अरे यार, अगर मैं ई नोट नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव, जबकि कॉपर +2 से जब कॉपर में जाता है तो उसके लिए ई नोट कैसा आता है? पॉजिटिव। तो मतलब ये तो एक स्वतः प्रक्रम है, मतलब डेल्टा जी नोट का मान कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आंसर आता है, तो डेल्टा जी नेगेटिव है, ओके। मतलब कॉपर +2 आयन से कॉपर धातु बन जाएगी, जबकि बाकियों के अपचयन इतने पॉसिबल नहीं है। तो एक बात तो यहां पर यह समझ में आती है कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, उनका अपचयन आराम से हो जाएगा। जिनका डेल्टा जी नेगेटिव है उनका अपचयन आसानी से हो जाएगा, अपचयन आसानी से हो जा रहा है, इसलिए उनका एसआरपी ज्यादा आ रहा है। तो रीजन समझ में आ रहा है, जिन धातुओं का अपचयन आसानी से हो जा रहा है उनका एसआरपी ज्यादा आएगा। तो ऐसी कौन कौन सी वो धातुएं होती है? तो बेटा यहां पर कॉपर ही एक ऐसी धातु है जो आसानी से अपचयित हो जाती है, बाकी धातुएं अपचयित नहीं होती है, वो ऑक्सीकरण करती है, खुद का दूसरे को लपेटती है, दूसरे का अपचयन करती है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको साइड में बताई, इसका इतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब अगली बात, एक और काम की बात बताता हूं। डेल्टा जी का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी एक तो हमने यहां से देखा, डेल्टा जी का कनेक्शन ई नोट के साथ देखा, ओके। अब डेल्टा जी का कनेक्शन में डेल्टा एच के साथ बताता हूं आपको।
ओके, डेल्टा जी का कनेक्शन डेल्टा एच के साथ बताता हूं मैं। ओके जी, भाई हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो ये अभिक्रिया होती है, हाँ स्वतः प्रक्रम तो तभी होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कोई भी अभिक्रिया करवा रहे हैं, कोई भी अभिक्रिया, जैसे कि मैंने ठोस धातु को जल में डाला, आयनित हुआ, कुछ भी हुआ, तो एंट्रोपी तो बढ़ती है सदैव, एंट्रोपी तो सदैव बढ़ती है, हाँ है ना। ये पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी मतलब पीछे वाला मान तो धनात्मक ही रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज है। अब डेल्टा जी का मान नेगेटिव रहे वो डिपेंड करता है डेल्टा एच के ऊपर। सुनना मेरी बात, प्यारी प्यारी बातें हैं। डेल्टा जी का मान नेगेटिव रहे वो डिपेंड करता है डेल्टा एच के ऊपर। ये तो पूरा का पूरा मान माइनस सिंबल के साथ नेगेटिव हो गया। अब इस पीछे वाले माइनस में अगर ये मान लो धनात्मक संख्या बड़ी हुई तो उससे, जैसे कि मान लो यहां पे लिखा हुआ है माइनस और यहां पीछे लिखा हुआ है 8। अब इसका मान ओवरऑल नेगेटिव कब आएगा? जब इसमें कोई छोटी संख्या जुड़ो, जैसे कि 1, या फिर इसका मान ऋणात्मक रहे, जैसे कि मान लो यहां पे -1, -2, -3, -4, तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव ही आएगा। अगर ये वाला मान बेटा मेरा नेगेटिव हो जाएगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा? नहीं आया समझ में, एक बार मैं दोबारा समझाता हूं अच्छे से। ओके, इसको नोट नहीं करना है, बस आपको फील करना है। ओके, देखो डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रक्रम स्वतः होता है, हम जानते हैं। और हमने डेल्टा जी बराबर देखा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यस, एंट्रोपी तो बढ़ती है, टी फिक्स कर रखा है कुछ ना कुछ, टेम्परेचर तो वैसे भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। ओके, तो ये तो एक पॉजिटिव मान है। अब इसका मान डेल्टा जी का मान नेगेटिव कब आए? जब ये भी नेगेटिव हो। तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव रहना चाहिए तो प्रक्रम स्वतः रहेगा। डेल्टा स्वतः प्रक्रम हो, डेल्टा जी नेगेटिव हो। अब डेल्टा जी नेगेटिव कब रहेगा? जब ये नेगेटिव रहेगा। और डेल्टा जी बराबर -NF(E0) सेल हम जानते हैं, अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्लिक कर पा रहे हो एक दूसरे के रिश्ते को? तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए तो उसके लिए E0 सेल पॉजिटिव होना चाहिए। इस अभिक्रिया के हिसाब से में दिख रहा है डेल्टा जी नेगेटिव कब रहेगा? जब डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन नेगेटिव हो। तो यहां पर ये जानकारियां आपके काम आएगी। क्या? कि कोई भी धातु आयन, जैसे कि अगर हम बात करें मैंने क्या लिया, कोई मेटल लिया बेटा, उस मेटल को क्या किया मैंने, उसको जल में डाला। ये मेरे पास ठोस धातु है, जैसे कि जिंक है, ठोस अवस्था में। जैसे ही मैं जल में डालूंगा आयनित होएगा। अब इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करते हैं? इलेक्ट्रोड वगैरह लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागना, लेना देना सब होता है, आपको सब पता है, सब पढ़े लिखे हो आप। ओके, तो जब यहां पर यह ठोस धातु जैसे ही एक्वस आयन में कन्वर्ट हुई, जो भी इस पर आवेश सपोज करो +1 है, तो इसके लिए कुछ न कुछ इलेक्ट्रोड विभव तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उसमें होने वाला टोटल एंथैल्पी चेंज मैंने मान लिया डेल्टा एच है। तो यह जो प्रक्रम है इस डेल्टा एच की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या रहे। डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए तो डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। डेल्टा जी नेगेटिव कब रहेगा? जब E0 सेल पॉजिटिव रहेगा। तो क्या डेल्टा एच का संबंध E0 के साथ समझ पा रहे हो? दोनों को एक चीज को सेटिस्फाई करना है, डेल्टा जी का मान नेगेटिव रहना चाहिए, तो E0 सेल का मान पॉजिटिव रहना चाहिए और इसका मान नेगेटिव रहना चाहिए। अगर इसका मान नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा,
इसका मान नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका नेगेटिव होना इसके पॉजिटिव होने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ओके, तो डेल्टा एच क्या है? टोटल एंथैल्पी परिवर्तन। तो जब हम किसी भी धातु को एक्वस आयन में कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो उस दौरान जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो मैंने मान लिया डेल्टा एच। अब यह जो डेल्टा एच है ये तो टोटल एंथैल्पी परिवर्तन है ना, कि भाई ये तो ठोस में था, एक्वस में कैसे चला गया और इसने इलेक्ट्रॉन कैसे त्याग दिया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पर मैं आपको बताऊंगा बॉर्न हेबर चक्र। याद है हमने बहुत पहले केमिकल बॉन्डिंग में बॉर्न हेबर चक्र पढ़ा था कि ये प्रोसेस, आप कोटा से दिल्ली जा रहे हो, छोटे छोटे टुकड़े में जा रहे हो, जैसे कि अब ये ठोस अवस्था में, ठोस से पहले इसको कन्वर्ट करना होगा गैसीय अवस्था में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी त्यागा जाएगा, गैसीय अवस्था में बंद ढीले होते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन ऊष्मा इसको दी, तो ये गैसीय अवस्था में आया। गैसीय अवस्था से इसको किसमें भेजूंगा मैं? आयनित अवस्था में। इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? डेल्टा एच आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। किसमें चला गया? ये आयनन में चला गया। और फिर इस धनायन को जल में डालेंगे तो यहां पर काम आएगा ना डेल्टा एच जल योजन ऊर्जा। तो ये जो सीधा आपको दिखाई दे रहा है वो इन टुकड़ों में बटा हुआ है, हाँ या ना? तो यह उपरोक्त प्रक्रम में होने वाला कुल एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी परिवर्तन निम्न प्रकार समझा जा सकता है, समझा जा सकता है कि जो डेल्टा एच है वो डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन ऊर्जा ये भी देनी पड़ रही है, डेल्टा एच आयनन ऊर्जा ये भी देनी पड़ रही है, और डेल्टा एच जल योजन ऊर्जा ये निकलती है, जल योजन ऊर्जा ये अरे यार, जल योजन ऊर्जा ये निकलती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सब रसगुल्लों को? मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि यार इलेक्ट्रोड विभव हम जो ज्ञात करते हैं किसी भी धातु का, तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, यस और नो? जैसे कि जिंक एक्वस में जाता है ना, जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम जनरल वे में देखें तो धातु ठोस है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तभी तो हम उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर पाएंगे। तो उस दौरान जो टोटल एंथैल्पी चेंज हुआ वो डेल्टा एच मान लिया, लेकिन ये डेल्टा एच अलग अलग पदों में होने वाले ऊष्मा परिवर्तनों के योग के बराबर होगा। तो डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन ऊर्जा ये हमने दी है, डेल्टा एच आयनन ऊर्जा ये हमने दी है, जल योजन ऊर्जा ये निकली है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये है जिसकी वजह से यहां पे सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। तो अब जैसे कि हमने पढ़ा कॉपर +1 से कॉपर +2 आयन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर +2 के लिए जो जल योजन ऊर्जा होती है वो ज्यादा निकलती है, मतलब यह वाला पार्ट बड़ा हो गया जो कि एक ऋणात्मक पार्ट है। तो ये आयनन ऊर्जाओं, ये आयनन ऊर्जा है, ये ऊर्ध्वपातन ऊर्जा है, ये कम पड़ जाएगा, तो ये ज्यादा हो गया तो डेल्टा एच ओवरऑल नेगेटिव आ गया। डेल्टा एच नेगेटिव आ गया तो ई नॉट पॉजिटिव आ गया, इसलिए कॉपर +2 आयन ज्यादा स्टेबल होता है। गॉट इट? इंटर कनेक्शन समझो, इनके इंटर कनेक्शन समझ पा रहे हो? इनके इंटर कनेक्शन समझ पा रहे हो बेटा? हाँ, ये तो नोट करना है, ये नोट करना है बेटा, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। समझ पाए मेरी बातों को जो मैं बोल रहा हूं?
देखो ध्यान से, इतनी बातें हो गई, पहले इसको नोट कर लो, फिर वापस से बोलना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये हो चुका है, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें थोड़ा आगे लिखो, आगे लिखो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। उपरोक्त ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर इनके इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड, हमें यहां पे गणना नहीं करनी है क्योंकि गणना करने का काम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, हम बस उनके गुणों को समझ रहे हैं कि धनात्मक है या ऋणात्मक है, बस गणना करने का काम होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। यहां सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नहीं समझ रहे कि पॉजिटिव में कितना या नेगेटिव में कितना। डन है मामला बच्चों? ओके। तो उपरोक्त ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर इनके इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किया जा सकता है, इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है। ओके, तो अब जैसे कि देखो यहां पे कुछ रिजल्ट, ओके, जैसे कि पहला रिजल्ट E0 M+2 से M में जाना, ठीक है, ये मानक अपचय बहु, ठीक है। इसका मान 3D श्रेणी के तत्वों के लिए E0+2 से M में जाना, ठीक है, इसका मान 3D श्रेणी के तत्वों के लिए ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। सिर्फ कॉपर धातु के लिए इसका मान धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है, ठीक है, क्लियर? पहली बात तो ये देख लो। अच्छा, इसमें ये रीजन लिखवा दूं मैं, इसमें ये रीजन लिखवा देता हूं, क्योंकि कॉपर प्लस टू आयन के लिए दोनों को आपस में इंटर कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कॉपर +2 आयन के लिए जल योजन ऊर्जा अधिक ऋणात्मक होती है, अधिक ऋणात्मक होती है। और बाकियों में तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था से समझ सकते हो, बाकियों में तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था से भी समझ सकते हो। ये नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा जी, क्या इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक पॉइंट मेरे को और बताना था, देखो, हाँ जी, ठीक है, ओके, हाँ, ओके, तो ध्यान रखना, यहां +2 से सॉलिड में जा रहा है तो इनका मान ऋणात्मक होता है, बस कॉपर के लिए पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉपर +2 आयन आराम से कॉपर में अपचयित हो जाता है, ठीक है, ओके। एक पॉइंट तो मैंने ये बोला। अब अरे यार रुक जाओ ना, ठीक, अब अगला पढ़ाओ। ये इतना क्लियर हो गया?
ये, और ई नोट अगर हम बात करें मेटल +3 से +2 में जाए उसके लिए बात करें। अब कुछ तत्व +3 से आराम से +2 में चले जाते हैं और कुछ तत्व +3 से +2 में नहीं जा पाते। ये आप सिंपली बता सकते हो कि अगर ऑक्सीकरण अवस्था की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो आराम से उसके लिए अपचयन विभव पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो प्रोसेस आराम से हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं ई नोट Mn+3 से Mn+2 में जाना फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है? खुद बताओ, इसके लिए ई नोट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बताओ बच्चों, मैं कमेंट में आपका इंतजार कर रहा हूं। हाँ जी, ये बताओ, Mn+3 से +2 में जाना फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ये बता दो। फायदा है। अरे Mn+3 में D के अंदर विन्यास क्या है? Mn अगर मैं बात करूं +3 में है और Mn+2 में है बेटा, तो +2 में D5 रहेगा और +2 में D5 रहेगा और यहां D4 रहेगा। पॉजिटिव आएगा, बस हमें ये देखना है, पॉजिटिव आएगा। अरे Mn+2 में D5 है ना, तो D5 जाने में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। देखो 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 देखो, Mn+2 में क्या है? ये D5 विन्यास में है। डायग्राम बनाना है, अरे बस ये बनाना है, ये नहीं बनाना डायग्राम। ठीक है, ठीक है, बड़ा नाजुक टॉपिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं अच्छे से यहां पर आप समझना, इस बात को क्लियर करना बेटा। नुकसान है, अरे फायदा है ना भाई, ये यहाँ पे D4 विन्यास है, यहां जाते हैं D5 हो जाएगा ना, D5 ज्यादा स्टेबल होता है, अर्धपूरित विन्यास है। ठीक, ओके। इसी तरीके से अब बताओ मेरे को, ई नोट क्रोमियम +3 में ज्यादा स्टेबल है कि क्रोमियम +2 में ज्यादा स्टेबल है? ये बताओ। सर H और E सेल का रिलेशन समझ में नहीं आया। देख बालक, दोनों का मकसद है डेल्टा जी को नेगेटिव करना, हाँ या ना? डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो वो प्रोसेस स्वतः हो जाएगा। और डेल्टा जी के तू दो फॉर्मूले जानता है, डेल्टा जी बराबर होता है -EFE नोट सेल, जानता है, और एक फॉर्मूला जानता है डेल्टा एच वाला। डेल्टा एच का मान नेगेटिव रहना चाहिए, तो ये नेगेटिव रहेगा, और डेल्टा जी नेगेटिव रहे तो इसमें भी क्या होना चाहिए? ये ई नोट सेल पॉजिटिव रहना चाहिए। तो डेल्टा जी के नेगेटिव बनाना है तो यहां पर टोटल एंथैल्पी चेंज ऋणात्मक होना चाहिए, और अगर ये ऋणात्मक है तो ये तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। अब समझ पा रहा है इन दोनों का रिश्ता? अब समझ पा रहा है? ठीक है, ओके। अब थोड़ी देर वापस से पढ़ा लेता हूं, सोचा था बहुत पढ़ाऊंगा। हाँ, क्लियर हुआ? मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे हो बेटा? थोड़ा सा टॉपिक है समझने वाला। अब यहां पे देखो ध्यान से, जब क्रोमियम +3 से +2 में जा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है? अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ई नोट का मान पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर स्टेबिलिटी घट रही है तो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मान आएगा नेगेटिव। हमें कोई गणना नहीं करनी कितना आएगा, वो फिजिकल केमिस्ट्री में करते थे। अब देखो ध्यान से, क्रोमियम आमतौर पर क्या होता है? 3D5 4s1 विन्यास में होता है। ओके, कूल है बच्चों। अगर क्रोमियम +2 में रहेगा तो क्या विन्यास रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन S से निकाल दो, एक यहां से निकाल दो, 3D4 विन्यास रहेगा। ओके, और अगर क्रोमियम +3 में है तो यहां पर 3D3 विन्यास रहेगा। लेकिन ई नोट हम कैसे ज्ञात करते हैं? जलीय विलयन लेकर के। तो मैं आपको एक थोड़ा सा यहां पे लिखवा देता हूं, जलीय अवस्था में या जलीय विलयन में Cr+2 से Cr+3
ज्यादा स्टेबल होता है। ये स्थायित्व का क्रम है, स्थायित्व का क्रम है। Cr+2 से Cr+3 ज्यादा स्टेबल है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि आगे चल करके हम उप सहसंयोजक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जब यहां पर क्रोमियम+2 में जल के साथ संकुल यौगिक बनाएगा और जब ये +3 में जल के साथ संकुल यौगिक बनाएगा, तो आप आगे पढ़ोगे बेटा, यहां पर ये क्रोमियम एक्वस ये H2 लिगेंड के साथ अष्टफल के संकुल बनाएगा, यहां पे भी बनाएगा। तो जब क्रोमियम+2 में होता है तो डी कक्षकों का विपाटन होता है, तो T2G और EG सेट बनते हैं। अभी बस आप इतना ध्यान रख लो कि यार D3 विन्यास D4 से ज्यादा स्थायी होता है जलीय अवस्था में क्रोमियम के लिए। D3 में क्या है? D3 में देखो T2G ऐसे होते हैं, 3 सेट नीचे 2 सेट ऊपर। ये नीचे वाला T2G कक्षक कहलाता है, ऊपर वाला EG कक्षक कहलाता है। मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहला नीचे, दूसरा नीचे, तीनों नीचे। T2G ऊपर EG, तीनों के तीनों निम्न ऊर्जा में चले गए, स्टेबल है। अगर D में 4 इलेक्ट्रॉन होते तो ऊपर चला जाता, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, उसकी ऊर्जा ज्यादा हो गई, ऊर्जा ज्यादा हो गई, अनस्टेबल हो गया। तो बस आप अभी इतना ध्यान रखो, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान मत रखो। क्या ध्यान रखो? बस इतना ध्यान रखो कि भाई क्रोमियम के लिए +3 से +2 में जाना घाटे का सौदा होता है। उसके लिए ई नोट्स इसका मान कैसा आता है? पॉजिटिव आता है, और यहां पर नेगेटिव आता है। इसमें तो पॉजिटिव ये परिवर्तन आराम से होता है, लेकिन ये परिवर्तन आराम से नहीं होता, ये परिवर्तन आराम से नहीं होता है, नुकसान है इसमें। क्लियर है मामला? क्लियर है? ओके, डन। ओके, ये बाकी इसको भी हटा लो। अरे यार, ये हटेगा नहीं? हटेगा, हटेगा। इसको भी हटा लो। तो मोटा मोटा हमें यह समझ में आया इस टॉपिक में कि ई नोट डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। ई नोट का मान उनकी, अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक के हिसाब से, डेल्टा जी तो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। यहां पर एंथैल्पी परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। अगर एंथैल्पी परिवर्तन के दौरान डेल्टा एच का मान ओवरऑल नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है, तो हम बोल देंगे कि भैया ई सेल पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा सिर्फ कॉपर +2 आयन बनने के दौरान होता है। बाकी इन ग्राफ से आप देख सकते हो, इन सब के लिए ई नोट का मान 0 से नीचे आ रहा है बेटा। तो यह अपचयित आराम से नहीं होती है, धातुओं का ऑक्सीकरण होता है, अपचयन नहीं होता है, याद है? और जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, उसमें भी मैंने आपको ये साफ साफ बताया था। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर वालों, हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे। हाइड्रोजन के नीचे अगर हम बात करें तो कॉपर धातु होती है, उसका अपचयन आराम से आता है, उसके लिए अपचयन विभव पॉजिटिव, बाकी सबके लिए नेगेटिव था। ये देखो, ये सब वही तो धातु है, इनके लिए ए नोट नेगेटिव ही तो है। ठीक है, तो इनके ऑक्सीकृत होने के गुण ज्यादा होते हैं, ना कि अपचयन होने के। ये वाला पॉइंट ओके। और वो ए नोट पॉजिटिव नेगेटिव वो आप यहां पे समझ सकते हो। ये समझ लिया, ये समझ लिया। अब अगला पॉइंट आता है उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व। अब यहां पर भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई कॉपर +1 से कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल होता है। सारी बातें बताऊंगा, यहां पर गौर करिएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व का क्रम। उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व का क्रम। तो पहला पॉइंट लिखो, हेडिंग डाल लो, पहला पॉइंट लिखो। सामान्यतः ये वाला पॉइंट लिख लो, सामान्यतः उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं हेलाइडों एवं ऑक्साइडों में दर्शाई जाती है। सामान्यतः उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं हेलाइडों एवं ऑक्साइडों में दर्शाई जाती है। मतलब ये तत्व अपने हेलाइड बनाते हैं या ऑक्साइड बनाते हैं, उन्हीं में दर्शाते हैं, बाकियों के साथ नहीं दर्शाते, क्योंकि बाकियों की इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेसिटी नहीं होती। क्यों दर्शा रहे हैं?
जैसे कि फ्लोराइड के साथ आराम से दर्शा लेते, क्योंकि फ्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालता है कि निकाल तेरे इलेक्ट्रॉन मेरे को दे। ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, निकाल इलेक्ट्रॉन निकाल। तो उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये किस में दर्शाते हैं? हैलाइडों में दर्शाते हैं। ओके, अगला ये पॉइंट आपको जरूर लिखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट एरो लगा के लिख लो बेटा, एरो लगा के लिखो। चूंकि फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, चूंकि फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, फटाफट से ये 3 पॉइंट लिख लो, बाकी फिर अपन बाद में देखेंगे। चूंकि फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, संक्रमण धातुएं फ्लोरीन के साथ उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। संक्रमण धातुएं फ्लोरीन के साथ उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। उदाहरण जैसे कि टाइटेनियम TiX4 बना रहा है, ये 4 लिखा हुआ है। TiX4 टेट्रा हेलाइड बनाता है। X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों हो सकता है, ठीक है। वेनेडियम भी VF5 बना सकता है, क्रोमियम भी CrF6 बना सकता है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है इनमें। ये लिख लो, थ्योरी है, लिखनी पड़ेगी। ओके, हाँ जी। मैंगनीज के लिए +7 ऑक्सीकरण अवस्था। जनरली ऐसा कोई हेलाइड नहीं है इसमें जिसमें मैंगनीज 7 हेलोजनों से जुड़ रहा हो। ये एक मिक्स हेलाइड है, मिक्स कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन भी और हेलाइड भी है। हमने ये बोला है ना कि हेलाइडों में ये सामान्यतः उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं। तो ये वाला MnO3F जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक है। ओके, एक बार ये पॉइंट लिख लीजिए आप बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सनातनी बॉय। क्या ये पॉइंट लिख लिया आपने तीनों? क्या ये पॉइंट लिख लिए तीनों? 1 2 3 बेटा, कल आपका मेरी क्लास नहीं होगी, बाकी क्लासेस तो होगी, ठीक है। तो आपको आना तो है, मेरी जगह फिजिक्स की क्लास हो जाएगी, लेट नाइट तक नहीं रुकना पड़ेगा आपको। हो गया? ये समझ नहीं आया? अरे एक बार लिख ले, एक बार लिख ले बेटा, एक बार लिख ले। साक्षी जी लिख लो, जिसको समझ में नहीं आया एक बार लिख लो अच्छे से। कोई भी संक्रमण तत्व हेलोजनों के साथ उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है? इसका सिंपल सा कारण है, ये है मेरे पास संक्रमण तत्व, ये है हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी, उससे इलेक्ट्रॉन निकालता है, खींचता है, खींचता है। कौन खींचने में माहिर होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। वो किसकी होती है? हेलाइडों की और ऑक्सीजन की। तो उन्हीं के साथ ये दर्शाता है। अब इसके विपरीत अगर कॉपर हो, कॉपर हो तो कॉपर में हमने बोला है +2 चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन आयोडाइड के साथ या ब्रोमाइड के साथ घपला हो जाता है उसके साथ। देखो, इस पॉइंट को लिख लो अच्छे से, मैं समझाऊंगा इसको। हाँ जी, सुनना 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 सुनना। देखो, पहले भी लिखना मत कुछ भी, है ना। जो मैंने आपको बातें प्रीवियस अभी लिखवाई है उनके बारे में बताता हूं। कॉपर +2 एक्वस का स्थायित्व कॉपर प्लस से अधिक होता है। इसका होने का अधिक कारण इसकी जल योजन एंथैल्पी का कॉपर +2 की तुलना में बहुत अधिक ऋणात्मक मान होना है, ठीक है। अरे यार, कॉपर +2 की तुलना में कॉपर +2 आयन, कॉपर +2 की तुलना में बहुत अधिक ऋणात्मक मान होना है, जो कि कॉपर, यार ये तो गलत लिख रहा है इसमें। कॉपर +2 आयन एक्वस का स्थायित्व कॉपर +2 से ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। ओके, बहुत
बहुत अधिक ऋणात्मक मान होना है जो कि कॉपर की द्वितीय आयन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति से अधिक होता है। देखो डेल्टा एच, जो टोटल डेल्टा एच होता है वो डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन होता है, प्लस डेल्टा एच आयनन ऊर्जा होता है, प्लस में यहां पर क्या होता है, डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर +1 आयन बनता है तब भी निकलती है, कॉपर +2 आयन निकलता है तब भी बनती है। लेकिन जब कॉपर +2 आयन बनता है तो इसका मान ज्यादा ऋणात्मक हो जाता है। ये देनी पड़ती है, वो निकलती है। अगर देने वाली ज्यादा होती, निकलने वाली से, तो इसका मान पॉजिटिव आता। लेकिन यहां पर इसका मान नेगेटिव आता है कॉपर +2 के केस में बेटा। ओके, इस वजह से ओवरऑल डेल्टा एच कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो कॉपर +2 आयन का स्थायित्व तो कॉपर +1 से अधिक हो, इसका कारण होता है इसकी जल योजन ऊर्जा का अधिक होना, नेगेटिव होती है, जो कि इसको बैलेंस नहीं कर पाती है। ठीक है, अगर ये ज्यादा होता, वो कम होता तो पॉजिटिव आ जाता, लेकिन वो ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए आयनन ऊर्जा उसको बैलेंस नहीं कर पा रही है कि भाई पॉजिटिव आ जाए, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, इसलिए नेगेटिव हो जाता है। एक तो ये फंडा। और दूसरी बात, हाँ मैं क्या लिखवा रहा था, पहले उस पर आ जाता हूं। अभी तक हमने ये देखा कि जनरली जो तत्व होते हैं, धातुएं होती है, वो हैलाइडों के साथ या ऑक्साइडों के साथ उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था वाले कंपाउंड बनाते हैं। परंतु अब लिखो, परंतु कॉपर +2 आयन ब्रोमाइड एवं आयोडाइड के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अस्थायी होता है, क्योंकि I-, जैसे कि I- बताता हूं, I- एक प्रबल, अच्छा यहाँ Br हटा लो, यहां से Br हटा लेना बेटा, Br हटा लेना, ठीक है। यहां पे आप लिख लो साइनाइड एवं I-, ये लिख लो, ठीक है। परंतु कॉपर +2 आयन साइनाइड एवं आयोडाइड, साइनाइड भी एक हेलाइड ही होता है एक तरह का, इसे बोला जाता है छद्म हेलाइड। आगे चल करके आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे, सुनना मेरी बात। कॉपर +2 आयन, साइनाइड आयन और आयोडाइड आयन के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अस्थायी होता है, क्योंकि I- आयन एक प्रबल अपचायक होता है। यह कॉपर +2 को कॉपर +1 में अपचयित कर देता है। जेई एडवांस में 2-3 बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, कि यार CuI2 क्यों नहीं बनता, ये क्यों फटाफट से टूट जाता है। ओके, यहां पर ये CuI2 क्यों अनस्टेबल होता है, ये क्यों ब्रेक हो जाता है। तो देखो ध्यान से, यहां पर इसका रीजन क्या है, कहां गया, ये देखो, पहले इस चीज को लिख लो कि भाई यहां पर कॉपर +1 के अनेक जलीय विलयन में यहां पर आयन अनस्टेबल होते हैं कि भाई कॉपर +1 से कॉपर +2 बन जाए। लेकिन यहां पे देखो ध्यान से, इस वाली लाइन में देखो आप कि कॉपर +2 है,
आयोडाइड आयन है। यहां पर क्या बनाता है ये Cu2I2 बनाता है। आमतौर पे इसको क्या बनाना चाहिए था, Cu(I2) बनाना चाहिए था, लेकिन ये क्या बना रहा है Cu2I2। एक कॉपर पर 1+1 आवेश है। ये वाली लाइन हमें लिख रहे थे, ठीक है। यहां पर मैं आपको ये चीज कवर करवा देता हूं, ये चीज कवर करवा देता हूं कि यार कॉपर +2 से कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास कॉपर +2 आयन, ठीक। जब यह I- के साथ रिएक्ट करता है तो ये है आपके पास, अगर मैं यहां पर फर्स्ट नजर में कंपाउंड बनाऊं तो मैं बनाऊंगा भैया Cu(I2) Cu(I2) में बनाऊंगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि भाई प्लस और माइनस मिलता है ये कंपाउंड बनता है, लेकिन मैंने क्या बोला, यह प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक है। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है ये कैसा बनेगा, एक अस्थायी कंपाउंड बनेगा, एक अस्थायी कंपाउंड बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉपर +2 में स्टेबल नहीं हो सकता। अपचायक क्या होता है, जो दूसरे का अपचयन करे। तो ये तुरंत, ये अपचायक है तो इसको ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो यहां पर बेटा क्या होता है कि ये जो Cu2I2 होता है ये तुरंत फटाफट से कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, Cu2I2 में, और यहां पर ये I2 गैस रिलीज कर देता है। वो तो अलग बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, बस आपको यहां पे ये समझना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Cu(I), ज्यादातर वो इस रूप में लिखा जाता है। यहां पे इस चीज को क्लियर कर लो, कॉपर +2 कॉपर +1 में चला गया, क्या कारण है, क्योंकि I- एक अपचायक होता है, बस ये कारण है। सेम ऐसा ही साइनाइड में भी होगा, सेम ऐसा ही साइनाइड में होगा, बस लास्ट रिएक्शन है, फिर आप फ्री हो। यहां पर CuCN2 बनता, लेकिन +2 में यह अस्थायी होता है, तो यहां पर इसका अपचयन होकर के ये Cu2CN2 दे देगा, और यहां से ये CN2 गैस रिलीज कर देगा। CN2 को बोला जाता है साइनोजन गैस। मैं पालीवाल सर को बोल दूंगा 5 मिनट वो आपकी लेट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बस एक बार इसको लिख लो, खत्म हो गया टॉपिक, खत्म हो गया टॉपिक। कॉपर +2 आयन स्टेबल होता है, लेकिन I- और साइनाइड आयन एक प्रबल अपचायक होने की वजह से बेटा +2 को +1 में अपचयित कर देते हैं। ये पॉइंट मेरे को यहाँ बताना था, जो मैंने बता दिया। ये दोनों क्वेश्चन जेई में 2 बार पूछे जा चुके हैं, ये कर लेना, ठीक है। ये CN2 को साइनोजन गैस कहा जाता है, ठीक है। बाकी अपन अगली क्लास में कर लेंगे, ओके। तो ये कुछ पार्ट इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसको समझ लेना, ठीक है। मैं पालीवाल सर को बोल दूंगा बेटा वो क्लास 5 मिनट देरी से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा 7:45 बजे स्टार्ट करोगे आप? नहीं 10 बजे सर बहुत लेट हो जाएगा, आप 5 मिनट लेट स्टार्ट कर लेना, ब्रेक दे दीजिए सभी को, खाना वाना खा लें, ठीक है, ओके। तो इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट से। हाँ जी, क्लियर है बेटा? ओके। तो बेटा इसको अच्छे से, हाँ भाई, ठीक है। अच्छा 7:40 पर, ठीक है। तो बेटा आपकी, आप भी आ जाओ, सब बोल ही देते हैं। 7:40 8:40 किसी को चाहिए, 8:40 9:40 9:40 10:40 10:40 7:40, चलो ठीक है 7:40 डन कर देते हैं। ठीक क्या है 12:40 तो इनको कितना बताएं सर, इनका ना अपना 45 40 कर देते हैं, 7:40 45 कर देते, चलो विशाल बोल रहा है 45 कर देते हैं। फिजिक्स, ओके। तो 7:45 पर आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी,
ओके, तो आप सबका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। इस वाले टॉपिक को दोबारा से जरूर देख लेना, थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छी अच्छी कुछ बातें इसमें, उनको जरूर देखना बेटा और उसको समझने की कोशिश करना, तो आप आराम से कर लोगे। थोड़ा सा दोबारा देखना, चीजें बहुत ही बारीकी से लिखाई गई है यहाँ पे, इन बातों को जरूर देखना। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।